नमस्कार बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु एवं मानव ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्रंथियां को थैली भी कहा जाता है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुछ छोटी कुछ बड़ी थैलियां होती हैं। ये 10वीं 11वीं और कॉलेज लेवल के सिलेबस में आपको ये साइंस में ये मिल जाता है। हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझेंगे, इसके प्रकारों के बारे में, कौन कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिक्स ग्रंथि होती है, एंजाइम्स, हार्मोन, सारा कुछ ग्रंथियों का डिटेल। आप इस क्लास को पूरा कंटिन्यू बिना स्किप किए देखिएगा। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों यानी मानव थैली ग्रंथियों के बारे में संपूर्ण जानकारी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। कुछ भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं। जंतु या मानव, जंतु बोलते तो उसमें मानव भी आता है। जंतु या मानव ग्रंथि यानी ग्लैंड्स क्या होती है, ह्यूमन ग्लैंड्स क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन, परिभाषा समझ लेते हैं। मानव शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कि हार्मोन्स, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स का उत्पादन कर उनका स्राव करते हैं। उत्पादन भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, उत्पादन भी करते हैं और उनका स्राव भी करते हैं। स्राव करने का मतलब अपने अंगों से बाहर निकालते हैं, शरीर के बाहर नहीं। अपने जो जो ग्रंथियां होती है वो शरीर के अंदर थैली की समान संरचनाएं होती है, तो शरीर के अंदर ही पर अपने अंगों से अपने से बाहर निकालती है। तो उत्पादन भी करती है, स्राव भी करती है। इनको ग्रंथियां कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे। मानव शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स का उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ उनका स्राव भी करते हैं, बनाते भी हैं, उनको शरीर से अपने अंगों से बाहर भी निकालते हैं। ऐसे अंगों को ग्रंथियां कहा जाता है। ये थैली के समान संरचनाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, जो जंतु या मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है किसी भी जंतु का, मानव का। पादप की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल जंतु और मानव ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। जो पादप में जो हार्मोन्स होते हैं उनके मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, उसको आप देखिएगा। तो ये हो गई परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम समझते हैं कि मानव ग्रंथियां यानी इनको थैलियां भी बोलते हैं, ग्लैंड्स, वो कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या क्या अंतर है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिक्स ग्रंथि क्या होती है, कौन से हार्मोन्स, कौन से एंजाइम्स और कौन सी ग्रंथि किसके अंतर्गत आती है। तो मानव ग्रंथियां जो मुख्यतः है वो 3 प्रकार की होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मानव ग्रंथियां जो मुख्यतः है उनको 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा गया है। और 3 प्रकार कौन से हैं तो आप देख रहे हैं। पहला प्रकार इधर पे अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको एंडोक्राइन भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा आप देख रहे हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा प्रकार होता है मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्रंथि, ठीक है। ये इस तरह की 3 मुख्य ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। हमारे शरीर में 12 से 15 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उनको अलग अलग, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 2, इस तरह की जो भी है मतलब बांटा गया है। तो इस तरह से 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात अपन करते हैं कि ये क्या होती है। तो वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्राव करती है, जिनसे हार्मोन निकलता है, जिसमें हार्मोन बनता है, जिनमें हार्मोन निकलता है, उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी बोलते हैं। और हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है, जो अपने सामने परिभाषा में अभी देखा। तो रासायनिक पदार्थ होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसायन, ये जो है ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो हार्मोन्स और एंजाइम से वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रसायनों से मिलकर बनते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आप यहाँ समझते हैं कि ये रासायनिक पदार्थ है, बस इतना ध्यान रखिए। हार्मोन जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन बनाते हैं और हार्मोन्स का स्राव करते हैं। हार्मोन्स बनाते, इसमें खास बातें जो 3-4 बातें आप यहाँ पे देख रहे हैं, 3 बातें जो खास तौर पे, पहली बात ये कि हार्मोन्स बनाते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि का जो उत्पाद होता है, जो कि हार्मोन है, वो रक्त से संपर्कित रहता है। मतलब रक्त से इनका संपर्क होता है। मतलब ये रक्त के साथ, मतलब ये हार्मोन जो है, ये जो ग्रंथियां हैं, ये अपने नलियों के द्वारा इन हार्मोन्स को यानी अपने स्राव को रक्त में छोड़ती है। मतलब हार्मोन का संपर्क किससे होता है, रक्त से होता है। यही खास पहचान है। बात ध्यान रखिएगा, अभी दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो रक्त से इसका संपर्क रहता है। तीसरी बात, ये खास बात इसमें है कि इसमें वाहिका यानी नली, जिसको इंग्लिश में डक्ट बोलते हैं, इसमें नहीं पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में डक्ट यानी नलिका नहीं पाई जाती है। और हार्मोन यानी जो कि उसका स्राव है, जो कि स्रावित होता है, उससे जो पदार्थ निकलता है, उत्पाद निकलता है, उसका संपर्क रक्त से होना चाहिए, रक्त से होता है।
तो ऐसा यदि है, यानी उसमें उसका जो हार्मोन है उसका संपर्क रक्त से हो रहा है और उसमें नलिकाएं नहीं है, तो उसका जो वो जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। दूसरी बात समझते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि जो है इनका जो स्राव होता है वो एंजाइम्स होते हैं। मतलब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है, इसमें हार्मोन बनता है और हार्मोन निकलता है। बहिस्रावी ग्रंथि में हार्मोन नहीं बनता, एंजाइम बनता है और एंजाइम का स्राव होता है, मतलब निकलता है, बाहर निकलता है अंगों से। एंजाइम भी रासायनिक पदार्थ होता है। एंजाइम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने इसको राइट बॉक्स में भी किया हुआ है। यहाँ पे हार्मोन प्रमुख है। अंतःस्रावी ग्रंथि का जो स्राव होता है, जो उत्पाद होता है वो हार्मोन होता है, इसका जो उत्पाद और स्राव होता है वो एंजाइम होता है। एंजाइम भी रासायनिक पदार्थ होता है, इसमें हार्मोन नहीं बनते, एंजाइम बनते हैं और एंजाइम का स्राव होता है। इसमें एंजाइम नहीं बनते, हार्मोन बनते, हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब रिपीट कर लीजिए, रक्त से संपर्क होता था, यहाँ पे रक्त से संपर्क इनका नहीं होता है। मतलब इसका जो स्राव, जो एंजाइम है, एंजाइम का संपर्क रक्त से नहीं होता। किसी भी जंतु के शरीर में, मानव के शरीर में एंजाइम कभी भी रक्त से नहीं मिलता है, रक्त से संपर्क उसका नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार हार्मोन का संपर्क रक्त से होता है, बिल्कुल हार्मोन रक्त से संपर्कित रहेगा, रक्त से संपर्क रहेगा। बिना हार्मोन यदि है तो वो बिना रक्त के रह ही नहीं सकता है, रक्त से संपर्कित रहेगा ही रहेगा। मतलब हार्मोन रक्त में ही प्रवाहित होते हैं, बहते हैं शरीर में। जबकि एंजाइम जो है उनका संपर्क रक्त से नहीं होता है, रक्त से वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, अलग से अलग रहते हैं उनसे। ठीक है, तो रक्त से संपर्क नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो वाहिकाएं, नली जो डक्ट है, वो इसमें ये वाहिकाएं डक्ट जो है वो पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती। तो ये खास अंतर है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन का स्राव करती है, उनमें हार्मोन बनता है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम्स का स्राव होता है, उसमें उत्पादन होता है। किसका बनता है, किसका, एंजाइम बनता है। दोनों ही रासायनिक पदार्थ मानते हैं, पर ये एंजाइम और ये हार्मोन, इसमें एंजाइम नहीं बनता, इसमें हार्मोन्स नहीं बनते। ठीक है, हार्मोन का संपर्क रक्त से होता है, जबकि एंजाइम का संपर्क रक्त से बिल्कुल नहीं होता है। इनमें नलियां नहीं होती है, वाहिकाएं नलियां नहीं होती है, इनमें वाहिकाएं नलियां होती हैं। तो यदि हम बहिस्रावी ग्रंथि को परिभाषित करें, सॉरी पहले बात कर लेते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि को परिभाषित करें तो हमको परिभाषित करना पड़ेगा कि वे ग्रंथियां जिनका उत्पाद और स्राव हार्मोन होता है और हार्मोन का संपर्क रक्त से होता है, जबकि उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां हमको बोलना पड़ेगा ऐसी ग्रंथियां जिनका उत्पाद और स्राव एंजाइम होता है और जिनका संपर्क रक्त से बिल्कुल नहीं होता है और इनमें नलियां पाई जाती है। क्योंकि रक्त से संपर्क नहीं होता इसलिए इनमें नलियां पाई जाती है, नलियों के माध्यम से अलग अलग अपना जो है काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से तो यह है अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बहिस्रावी ग्रंथि। मेन अंतःस्रावी और बहिस्रावी, कई लोगों को लगता है, ज्यादातर बच्चों को लगता है कि अंतःस्रावी है मतलब शरीर के अंदर इसका स्राव होता होगा, इन पदार्थों का, एंजाइम हार्मोन्स का शरीर के अंदर स्राव होता होगा, और बहिस्रावी है तो शरीर के बाहर स्राव होता होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में ऐसा आप समझ देख करके समझते भी हैं कई बच्चे, खासतौर पर छोटे स्तर के जो 10वीं लेवल के या मतलब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, कॉलेज लेवल के बच्चे तो जानते हैं इसको अच्छे से, पर छोटे स्तर के जो बच्चे हैं वो ऐसा समझते हैं। पर ध्यान रखिए, और अब ऐसा नहीं समझेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में, जैसे अब एग्जाम्पल अपन लेंगे, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल्स हैं, तो कुछ चीजों में लगता है ऐसा कि जिसका शरीर के अंदर स्राव हो रहा है तो वो अंतःस्रावी है। अंतः मतलब अंदर, ऐसा लगता है, और बहिस्रावी मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर है, तो बाहर स्राव होता है। जैसे कि मान लीजिए जो ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड वगैरह वगैरह, इनके स्राव अंदर, शरीर के अंदर ही रहते हैं। पर कुछ ग्रंथि है जैसे कि अश्रु ग्रंथि, आंसू जो है बाहर निकलते, लार ग्रंथि, लार भी बाहर आता है, थूक जो बोलते हैं बाहर भी आ सकता है, अंदर भी रहता है। तेल ग्रंथि, शरीर में देखो चेहरे पे तेल रहता है। ठीक है, स्वेद यानी पसीना ग्रंथि, तो लगता है कि ये बाहर निकल रहा है, इसको बहिस्रावी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेन 3 बातें हैं, हार्मोन या एंजाइम का स्राव, ठीक है, रक्त से संपर्क होगा या नहीं होगा, और वाहिकाएं हैं या नहीं है, इस आधार पर इनको अंतःस्रावी बहिस्रावी कहा जाता है। अब आते हैं अगला, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड आप समझ में आ रहा है आपको, नाम है इसका मिश्रित, इसका मतलब यह है कि उसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के गुण पाए जाएंगे, नाम ही उसका है मिक्स्ड ग्लैंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि वे ग्रंथियां जो हार्मोन और एंजाइम्स, हार्मोन का स्राव कौन करता है, अंतःस्रावी, एंजाइम का स्राव कौन करता है, बहिस्रावी, पर हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का ही जब स्राव कोई ग्रंथि करती है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ये 2-3 ग्रंथियां ऐसी होती है प्रमुख, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है, इन एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक, उसके बाद फिर इनके एग्जाम्पल से वापस आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे एक बात और आती है कि क्या सर इनका रक्त से संपर्क होगा कि नहीं होगा, कि तो हार्मोन से तो रक्त संपर्क होगा और एंजाइम है तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, इसमें नलिका पाई भी जा सकती है, नहीं भी पाई जा सकती, दोनों, क्योंकि दोनों इन दोनों के गुण है इसमें, इसलिए इसको मिक्स्ड कहा गया। तो दोनों की गुण, दोनों की बातें इसमें आई। तो इसमें मुख्यतः अपन समझते हैं कि मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे मेन नंबर पे अग्न्याशय ग्रंथि, इसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं। ये अग्न्याशय जो ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है, अभी जस्ट इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए ध्यानपूर्वक, बिना स्किप किए, आपको सब समझ में आएगा। हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी ग्रंथि हमारे अंगों में कहाँ पर होती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। तो अग्न्याशय को पेनक्रियाज ग्रंथि कहते हैं।
अग्नाशय से देखिए इंसुलिन भी निकलता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन एक हार्मोन है और उससे ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम भी निकलते हैं। तो देखो ये इंसुलिन हार्मोन का भी स्राव करती है कौन, अग्नाशय, और ट्रिप्सिन और लाइपेज दो उससे जो है एंजाइम भी निकलते हैं। तो ये ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, इसलिए अग्नाशय को क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इंसुलिन बहुत ही फेमस, जो कि शुगर का लेवल कम या ज्यादा करता है हमारे, जिससे मधुमेह या शुगर नाम की, डायबिटीज नाम की बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है, हाई डायबिटीज, लो डायबिटीज। तो इसी कारण ये हार्मोन होता है और ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज जो कि पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो ये देखो एंजाइम का भी स्राव करती है और हार्मोन का भी स्राव करती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। वैसे ही दूसरा अपन देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, ठीक है। दूसरा यहां पे देखें तो जनन ग्रंथियां, जनन जो ग्रंथियां होती है, जनन ग्रंथियों में कौन कौन आते हैं, तो वृषण आते हैं। जनन ग्रंथि में कौन आता है, वृषण। पुरुषों में वृषण 2 जोड़ी होते हैं और महिलाओं में, मादाओं में अंडाशय, ये भी 2 जोड़ी होते हैं। वृषण शरीर के बाहर लटके रहते हैं एक स्क्रोटम थैली में, और अंडाशय जो है महिलाओं में, मादाओं में शरीर के मतलब अंदर, पेट के मतलब अंदर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियोज में बात और डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे जनन ग्रंथियां जो है उसमें देखो वृषण और अंडाशय आता है। पुरुषों में वृषण, महिला मदर में अंडाशय। पुरुषों वृषण में क्या बनता है, किसका उत्पादन होता है, तो वृषण यानी टेस्टिस जो होता है उसके अंदर स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु के साथ साथ कुछ और लिक्विड जो मैटर है मतलब पदार्थ है वो बनते हैं, और वो शुक्राणु यानी स्पर्म और कुछ लिक्विड और साथ में मिलकर के वो वीर्य यानी सीमन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, या महिला के शरीर में जो है प्रवेश करता है, और फिर वो जो अंडाणु से शुक्राणु जाके मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, बच्चे का जन्म होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इस तरह का ये जो वीर्य है इसको सीमन कहा जाता है। वीर्य में शुक्राणु और साथ में कुछ और भी अन्य पदार्थ भी रहते हैं जो कि वृषण में बनते हैं और शुक्राशय में जाके जमा रहता है, आवश्यकता होने पर शरीर से बाहर निकलता है। अंडाशय, मादाओं में अंडाशय यानी फीमेल्स में अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडाणु होते हैं। ये अंडाणु शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं यदि वो जो पीरियड्स वाला जो है रजोधर्म, या इसको अपन मासिक साइकिल एमसी में शॉर्ट में बोलता हूँ, एमसी जब होता है तब वो बाहर आते हैं जो खराब हो चुके होते हैं, परंतु ये ऐसे शरीर से बाहर नहीं निकलते, शुक्राणु निकलते। यदि सही प्रोसेस में यदि देखा जाए तो शुक्राणु अंदर जाकर के इसको जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पर जाके इसका फर्टिलाइजेशन, निषेचन उसका होता है, और फिर जो है जाइगोट बन के जो है गर्भाशय में एक बच्चे का 9 महीने तक विकास होकर फिर बच्चा जन्म लेता है। तो इस तरह की सारी प्रोसेस है। तो जनन ग्रंथियां जो है उसमें भी, जनन ग्रंथियों में भी जो है हार्मोन्स और एंजाइम दोनों चीजें निकलती है। यहाँ पे वैसे शुक्राणु और जो अंडाणु है वो एंजाइम से, क्योंकि इनका संपर्क जो है ब्लड से नहीं होता, एंजाइम्स में आएंगे। इसमें कुछ हार्मोन्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ अन्य पदार्थ, उसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों ही जो है अंडाशय और वृषण में बनते हैं। इसलिए जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन ग्रंथियां हैं और अग्नाशय ग्रंथि, ये मिश्रित ग्रंथि यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्पादन करने वाली ग्रंथि, इसलिए इनको मिश्रित ग्रंथि। 2 प्रमुख एग्जांपल है मिश्रित ग्रंथि के, याद रखिएगा। अग्नाशय यानी पेंक्रियास ग्रंथि जो कि अमाशय के पीछे, अभी हम चित्र में समझेंगे, होती है चेस्ट के नीचे, अमाशय के पीछे। और जनन ग्रंथियां जो है वो, ठीक है, नीचे जनन अंगों में पाई जाती है। तो इस तरह से ये 2 प्रमुख है। अब बात करते हैं वापस यहाँ पर, चलिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल किसके, अंतःस्रावी ग्रंथियों की। थोड़ा सा ऊपर कर लिया है इसको ताकि आपको ये स्पष्ट दिख जाए, समझ में आए। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन से एग्जांपल, अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि का जो उत्पाद होता है, जो स्राव होता है, वो हार्मोन्स होते हैं और रक्त से इसका संपर्क होगा। हार्मोन का संपर्क रक्त से होता है। रक्त हार्मोन्स हमेशा रक्त में ही प्रवाहित होते हैं, इनके लिए कोई नलिका यानी डक्ट वाहिका नहीं होती है स्रावित होने के लिए। कौन कौन सी जो ग्रंथि वो अंतःस्रावी में आती है, तो पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जो कि ब्रेन में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। अभी अपन चित्र में देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है। तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करता है, कंट्रोल करता है। नहीं सॉरी, ये सभी जितनी भी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, जितनी भी 12 से 15 ग्रंथियां, उन सब का ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को भी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पर हाइपोथैलेमस जो होती है ये 3rd नंबर पे आएगी। हाइपोथैलेमस केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि नहीं बोलते, पर ये प्रमुख ग्रंथि होती है। पर ये पीयूष ग्रंथि, ये सभी जितनी भी ग्रंथि सबको कंट्रोल करती है, पर जो हाइपोथैलेमस है वो केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, यही प्रमुख है। तो पहला पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जांपल है। पिनियल ग्रंथि जो कि ब्रेन में ही, पीयूष ग्रंथि के पास में ही स्थित होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये भी ब्रेन में होती है। ये जो शुरू की 3 ग्रंथियां हैं, ये शुरू की जो 3 ग्रंथियां हैं, ये 3 ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, और तीनों की तुलना महत्वपूर्ण है।
आगे चलते हैं। थायराइड, जिसको ऑटू, हिंदी में ऑटू बोलते हैं, इसमें थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तो थायराइड ग्रंथि उसी के जस्ट नीचे में आती है पैराथायराइड ग्रंथि, यहाँ पे देखो ये नीचे में पैराथायराइड ग्रंथि और फिर थाइमस ग्रंथि। तो थायराइड जिसको ऑटू भी कहा जाता है, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस, ये तीनों जो ग्रंथियां, ये जो तीनों ग्रंथि मैं सामने कर लेता हूँ, दिख जाएगा। देखो ये शुरू की 3 कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, और ये बाद की 3 जो है कहाँ होती है, गले में होती है। थायराइड, पैराथायराइड, और उसके नीचे ये जो चेस्ट होता है, यहाँ पे जहाँ से जो श्वसन नलिका है वो फेफड़ों में बढ़ती है, वहां पर ये थाइमस ग्रंथि होती है। तो ये वाले जो भाग है इसमें देखो ब्रेन में 3 हो गए ऊपर की, उसके बाद की जो 3 है यहाँ पे होती है। उसके बाद में आते हैं अपरा। अपरा का मतलब प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा हमेशा के लिए मानव शरीर में नहीं रहता है। जब बच्चा गर्भ में होता है 9 महीने तक, तो उस दौरान माँ का जो भी भोजन पानी ऑक्सीजन जो भी है वो अपरा के माध्यम से, मतलब प्लेसेंटा जिसको बोला जाता है, प्लेसेंटा के माध्यम से उस गर्भस्थ शिशु को मिलता है। तो वो भी एक उस टाइम ग्रंथि का ही काम करती है। बाकी ये जन्म के बाद से इसका रोल खत्म हो जाता है, पर जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है 9 महीने तक, तब तक इसका रोल रहता है। तो ये भी एक अपरा यानी प्लेसेंटा जो होती है वो भी एक ग्रंथि है, पर ये मानव के जन्म के पहले तक ही काम करती है, उसके बाद इसका महत्व नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि। ये अधिवृक्क जो ग्रंथि है इसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, जो कि किडनी होती है हमारे शरीर में 2 यहाँ पर, उसके ऊपर में ये पाई जाती है। अभी अपन चित्रों के माध्यम से समझेंगे इसको। तो अधिवृक्क को एड्रिनल ग्रंथि। ऐसी इस तरह से जो 8 ग्रंथियां हैं, पीयूष, पिनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, अपरा यानी प्लेसेंटा, अधिवृक्क, जो 8 यहाँ पे देख रहे हो, ये 8 ग्रंथियां जो हैं वो 8 ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। आगे चलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। एंजाइम, इसका जो उत्पाद है एंजाइम है, रक्त से संपर्क एंजाइम्स का बिल्कुल नहीं होता है, और इनमें नलिका नहीं पाई जाती। कौन कौन सी ग्रंथि आती है बहिस्रावी में? बहिस्रावी में कौन कौन सी ग्रंथि आती है? तो पहला अश्रु ग्रंथि। अश्रु मतलब जिनसे हमारे आंसू जो है, रोने पर आंसू निकलते हैं, है ना। अश्रु ग्रंथि जो है जो आंसुओं को निकालती है, इसमें आंसू बनते हैं और स्राव होता है आंसू का, अश्रु ग्रंथियां। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में टाइलिन, टाइलिन को ही का ही एक नाम और भी है लार एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। देखो अश्रु ग्रंथि में एंजाइम्स निकलते हैं, इसमें सबसे एंजाइम निकलते हैं, देखो एंजाइम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लार ग्रंथि तो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन को एक और नाम लार एमाइलेज, लार एमाइलेज भी कहा जाता है। टाइलिन को ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और ये समझते हैं कि टाइलिन एक अलग एंजाइम है और लार एमाइलेज एक अलग, एमाइलेज अलग एंजाइम है। ये एमाइलेज जो है अग्नाशय और नीचे मतलब पाचन जो आहार नाल उसमें नीचे की उसमें भी निकलता है, इसलिए यहाँ पे लार एंजाइम एमाइलेज बोलना बहुत जरूरी है। तो टाइलिन का ही दूसरा नाम लार एमाइलेज है, ठीक है, एमाइलेज है। टाइलिन और एमाइलेज दो अलग अलग चीज नहीं है, टाइलिन को ही लार एमाइलेज दूसरा उसका नाम है, मतलब टाइलिन ही लार एमाइलेज है, 2 नाम है। तो ये बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि टाइलिन और लार एमाइलेज 2 अलग अलग एंजाइम्स हैं जो कि लार में होता है, तो ऐसा नहीं है। थूक में लार में टाइलिन होता है, टाइलिन को ही लार एमाइलेज कहा जाता है, ठीक है। तो लार ग्रंथि जो है वो भी बहिस्रावी है, क्योंकि इसका जो स्राव है उसका संपर्क रक्त से बिल्कुल नहीं होता है। अश्रुओं का जो आंसू निकलते हैं उसका रक्त से कोई संपर्क नहीं होता। लार जो निकलता है, थूक जो होता है, उसका रक्त से कोई संपर्क नहीं होता है। तेल ग्रंथि जो हमारे चेहरे पे, बॉडी पे, खासतौर पे चेहरे में जो है तेल निकलते रहता है, शरीर से कई बार तेल, है ना, दिख रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे ये देखो सफेद सफेद दिख रहा होगा, तो ये तेल ग्रंथियां जो है मेरे शरीर में तो काफी तेल ग्रंथियां हैं, ऑयली स्किन है मेरा, तो तेल ग्रंथि जो है इसका भी संपर्क, जो तेल निकलता है इसका संपर्क ब्लड से नहीं होता है, तो तेल ग्रंथियां भी जो है बहिस्रावी ग्रंथि में आती है। श्वेद, श्वेद का मतलब होता है पसीना, श्वेत का मतलब, श्वेत का मतलब होता है सफेद, पर यहाँ श्वेत है, दवात का, श्वेत का मतलब होता है पसीना। पसीना जो हमारे शरीर में निकलता है उसका संपर्क भी रक्त से नहीं होता है। तो श्वेत ग्रंथियां भी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। दुग्ध ग्रंथि जो कि स्पेशली मादाओं में, महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती। दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध भी जो है बिना रक्त के संपर्क के बाहर निकलता स्राव का होता है, इसलिए दुग्ध ग्रंथियां भी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि आंसू बाहर निकलता है, लार भी जो है लगभग, लार तो खैर अंदर जाता है पर कहीं थूक के उसको बाहर निकाल सकते हैं, तेल शरीर से बाहर निकलता है, पसीना भी शरीर से बाहर निकलता है, दुग्ध भी शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए कई लोग ये समझते हैं कि जो भी चीज शरीर से बाहर निकल रही है वो निकालती है अपने स्राव को, उसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऐसा मान सकते हैं पर ऐसा सही बिल्कुल नहीं है। सही कारण है ये 3 चीज, ऐसा अपन कुछ मामलों में मान सकते हैं पर 100% सही नहीं होगा, ठीक है। दूध ग्रंथि हो गया। छठवा आहार नाल की पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल के अंदर, आहार नाल मतलब हम खाना खाने से लेकर हमारा जो एनस है, जो गुदा जो है, जहां से भोजन जो है डिस्चार्ज करते हैं अपन, अपशिष्ट भोजन को डिस्चार्ज करते हैं, वहां तक का जो पूरा लगभग 9 मीटर का जो जाल है उसको आहार नाल बोलते हैं, जिसको पाचन तंत्र या पाचन सिस्टम भी बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम। उसके अंदर क्या क्या चीजें, आहार नाल की पाचन ग्रंथियां, अमाशय, ठीक है, अमाशय, यकृत और पित्ताशय, ठीक है, ये ग्रंथियां उसमें पाई जाती है। अमाशय ग्रंथि नहीं, एक थैली, इसमें भोजन जमा रहता है, पर उसकी जो दीवार, अंदर की जो दीवार होती है, जिसको भित्ति बोलते हैं, अंदर की जो अमाशय के अंदर की जो भित्तियां होती है, दीवार होती है, वहां पर बहुत सारे पाचक एंजाइम जैसे कि HCl तो
अम्ल है। ठीक है, तो HCl निकलता है। HCl के साथ साथ वहां पे जो है पेप्सिन नाम का एंजाइम और अन्य जो पदार्थ निकलते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम निकाल रहा है कहीं ना कहीं अमाशय की जो अंदर की दीवार है, पेप्सिन एंजाइम। तो अमाशय की जो आंतरिक दीवार या अमाशय है वो भी एक तरह की ग्रंथि का काम करता है। यकृत तो आपको मालूम है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर है जंतु शरीर, जंतु शरीर या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? यकृत। इस यकृत को हम कलेजा या लीवर या जिगर भी कहते हैं। इंग्लिश में लीवर, हिंदी में कलेजा या जिगर ऐसा भी कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये जो है इसमें हड्डियां वगैरह नहीं पाई जाती है और ये जो है थोड़ा लाल कत्थाई का होता है और दो भागों, लाल कत्थाई रंग का होता है और लगभग दो लोब यानी दो भागों में लगभग बटा, जैसे हमारा जो मस्तिष्क है यदि यहाँ से हम देखें तो ऐसे दो भागों में बटा हुआ, थोड़ा जुड़ा रहता है नीचे में, दो भागों में बटा होता है, उस तरह से दो भागों में बटा। सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर बोलो या जंतु शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। पित्ताशय है ना। अच्छा, यकृत का जो स्राव होता है, यकृत जो चीज स्रावित करता है, यकृत जो चीज बनाता है और स्राव करता है, वो डायरेक्ट स्राव नहीं करता है। ये यकृत का जो स्राव है वो पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय भी ग्रंथि का कार्य करती है। यकृत का जो स्राव है वो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। पित्ताशय से फिर वो जो स्राव है वो भोजन में आके, उसका जो भी स्राव, स्राव का मतलब जो भी एंजाइम से वो भोजन में आके मिलते हैं। और इस तरह से, तो इस तरह से जो है ये 6 यहाँ पे जो है बहिस्रावी ग्रंथि है। मिक्स्ड ग्रंथियों के बारे में मैंने अग्नाशय और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो आप सारी जो बातें हैं समझ गए होंगे अब, ठीक है, कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्रंथि क्या है। तो मेन बात आपका फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करेगी, रक्त से इनका संपर्क नहीं होता। कि इनका एंजाइम का संपर्क रक्त से नहीं होता, इनमें नलिकाएं पाई जाती है। देखो, रक्त से संपर्क नहीं होता तो नलिका पाई जाती है, और रक्त संपर्क होता है तो नलिका नहीं पाई जाती है, और ये हार्मोन्स का स्राव करते हैं। इतनी बातें हो गई है, मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ गए। अब हम आते हैं चित्र पे, और चित्र को देखते हैं कि चित्र में कौन सी ग्रंथि कहां पे होती है, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारी ग्रंथियों की जानकारी हमको A to Z क्लियर टू क्लियर प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देख रहे चित्र में हम समझ रहे हैं कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ पर होती है। ये आप देख रहे हैं इधर पे फीमेल यानी मादा के शरीर की ग्रंथियां दिखाया है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल यानी कि पुरुष के शरीर की ग्रंथियां यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इसको दो भागों में बांट लिया। वैसे ज्यादातर जो ग्रंथियां हैं, ज्यादातर मतलब एक ग्रंथि को छोड़कर दोनों में एक जो ग्रंथि, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडाशय जो ग्रंथि है, और यहाँ पे देख रहे हैं वृषण जो ग्रंथि, केवल इस एक को छोड़कर के बाकी सारी ग्रंथियां मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं में सेम टू सेम होती है। इसमें जो होती है वही इसमें भी है, इसमें जो है वही इसमें भी है। बस एक जो है वृषण और यहाँ पे अंडाशय, बस ये लास्ट जो ग्रंथि है इसको छोड़ करके जो है बाकी सबका सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे चित्र को थोड़ा सा और समझिए कि चित्र में आप देख रहे हो, देखिए ये नीचे का मतलब वृषण, मतलब जो अपना लगभग ये जो थाई है यानी नीचे कमर से जो नीचे का भाग है उसके नीचे का चित्र यहाँ पे नहीं दिया है, फीमेल में भी नहीं दिया। हाथ जो है लगभग यहाँ से, वैसे यहाँ तक भी हाथ देता नहीं, पर थोड़ा सा मानव पोस्चर को दिखाने के लिए हाथ दिया हुआ, तो हाथ भी यहाँ से गायब कर दिया, काट दिया है। क्यों ऐसा किया? ये चित्र में पूरा शरीर क्यों नहीं दिया, पूरा हाथ क्यों नहीं दिया, पूरे पैर क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हाथों में और पैरों में कोई भी ग्रंथि बिल्कुल नहीं होती है। हमारी जो भी ग्रंथि हमारे शरीर में होती है वो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन से लेकर के कमर यानी जो अपना वृषण, या पुरुषों में वृषण और महिलाओं में जो अंडाशय, उसके ऊपर यानी ब्रेन से लेकर ये जो कमर तक का एक तरह से भाग, जो हिप वाला जो भाग है कमर वाला, इसके ऊपर तक है ना, यहाँ तक का जो भाग है उसी में ग्रंथियां होती है। ना ही हाथों में कोई ग्रंथि होती, ना ही पैरों में कोई ग्रंथि होती, इसलिए हाथ और पैरों का यहाँ पे चित्र नहीं दिया हुआ है। चित्र को भी केवल चित्र बनाने से मतलब नहीं होता, चित्र को देखने से मतलब नहीं होता है। जो चित्र बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र ये बना हुआ है, तो भाई कभी ये भी दिमाग लगाइए कि इसके पैर क्यों नहीं दिया नीचे, इसके हाथ क्यों नहीं दिया नीचे। ठीक है, हाथ भी दिया है, यहाँ तक दिया, आधे हाथ दिया है, तो ये आधे ये पोस्चर दिखाने के लिए, यहाँ से काट दे, देखो इतने भाग को काट देगा, इतने भाग को हटा देगा तो चित्र समझ में नहीं आएगा अच्छे से थोड़ा सा। तो ये दिखना भी चाहिए कि हाँ भी मानव है। तो ये, परंतु पूरे हाथ और पूरे पैर क्यों नहीं दिया है? तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाथों में और पैरों में कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। तो केवल ऐसे नहीं है कि कोई भी अपन चित्र देखते हैं या कभी कोई चित्र बनाते हैं तो कल बस देख लिया, बना लिया, कभी ये दिमाग ही नहीं दौड़ाए कि हाथ क्यों नहीं दिया या पैर क्यों नहीं दिया। तो कभी थोड़ा ये भी सोचिए। और क्योंकि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो केवल पढ़ लेना, देख लेना, लिख लेना नहीं होती है, समझना होता है। शिक्षा का मतलब ही होता है, एजुकेशन का मतलब होता है समझ पैदा करना, विवेक बुद्धि अपने दिमाग में, अपने दिमाग को चलाना, अपने दिमाग में विवेक बुद्धि को उत्पन्न करना, ये शिक्षा होता है। रट लेना, घोट लेना, प्रश्न बना लेना, है ना, लिखते आता है, पढ़ते आता है ना, पर क्या समझे, समझते नहीं आता है, तो फिर कोई मतलब नहीं एजुकेशन का। इसलिए यहाँ पे चित्र में पैर क्यों नहीं दिया, हाथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती। चलिए, तो अपन आते हैं, मैंने बताया आपको कि जो नीचे की दो है उसके बारे में बातें बात करेंगे। तो महिलाओं और पुरुषों दोनों में जो ग्रंथियां हैं वो कहाँ कहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा गड़बड़ है, इसको अपन समय के साथ समझेंगे। देखिए, तो थोड़ा यहाँ समझेंगे।
यदि हम ब्रेन की बात करें, देखो सेम यहाँ जैसा होगा वैसे यहाँ पर भी महिलाओं में भी सेम वैसी होगा। तो आप देखिए मेन चीज देखिए, जैसे ये हमारा मस्तिष्क वाला भाग है, तो ये मस्तिष्क वाले भाग में देखिए मेन है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 मस्तिष्क में, 3 गले वाले भाग में, है ना, और नीचे में फिर इस तरह से अलग अलग होती है। तो 3 देखिए, तो नंबर 1 में नंबर वाइज कर देते हैं। नंबर 1 हो गया आपका ये पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 हो गया पिनियल ग्रंथि, और नंबर 3 हो गया थायराइड ग्रंथि। तो मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती है, मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि होगी, सारी शरीर की सभी जितनी भी 12-15 ग्रंथि होती है सबको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ब्रेन में होती है, ठीक है, ब्रेन के मध्य भाग में लगभग देखो यहाँ पे होती है, ठीक है। पिनियल ग्रंथि यहाँ पर होती है, देखो यहाँ पर, और थाइमस ग्रंथि भी, हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। इस तरह की पास पास में तीनों ग्रंथियां होती है, पीयूष, पिनियल और हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन में पाई जाने वाली, मस्तिष्क में पाई जाने वाली 3 ग्रंथियां। जैसे पुरुष के मस्तिष्क में ये 3 ग्रंथि होती है, सेम वही स्थिति यहाँ पर भी है ना, फीमेल में भी यही होता है, सेम टू सेम, जैसा मस्तिष्क में मेल में होता है वैसे फीमेल में भी होता है। तो 3 ग्रंथि हो गई ब्रेन में। आगे चलते तो गले वाला, ये जो गले वाला भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ठीक है, इस भाग में देखिए तो यहाँ पे औटू ग्रंथि, औटू को बोलते हैं अपन थायराइड ग्रंथि इंग्लिश में बोलते हैं। औटू ग्रंथि देखो यहाँ पे होती है ना, उसके नीचे में आ जाते हैं तो यहाँ पे परा औटू, परा औटू मतलब उसके नीचे, तो थायराइड के नीचे होती है पैराथायराइड, परा औटू का मतलब पैराथायराइड। और यदि नीचे आते हैं, जहां तक यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो श्वसन नलिका है, श्वास नलिका हमारी ट्रेकिया इसको बोलते हैं, ये श्वास नलिका यहाँ पे खत्म होती है और यहाँ से फेफड़े होते हैं, यहाँ पे फेफड़ा होगा, यहाँ पे फेफड़ा होता है, फेफड़े में ये बट रहा है ऐसा, तो यहाँ पर ये वाले क्षेत्र जहां से फेफड़े में बढ़ती हैं, मतलब जो आपका श्वसन नलिकाएं हैं वो फेफड़ों में जाके बढ़ती, तो फेफड़ों में वहीं पर क्या होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। देखो गले वाले क्षेत्र में ये जो गला वाला क्षेत्र है, ये जो गला वाला क्षेत्र है, इसमें औटू, पराओटू मतलब थाइमस, सॉरी थायराइड, और यहाँ पे बोलता हूँ 1 नंबर थायराइड, 2 नंबर पैराथायराइड और 3 नंबर थाइमस। तो देखो 3 हो गई ब्रेन में और 3 हो गई गले में, 3 ऊपर ब्रेन में और 3 गले में। तो इस तरह से 6 ग्रंथि यहाँ पे हो गई। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई है, देखो यहाँ पे एक तो यकृत जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में, इस चित्र में यकृत, यहाँ पर भी थोड़ा यकृत नहीं दिया, ये 10th का जो है एनसीईआरटी का चित्र मैंने लिया हुआ, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। एक तो यहाँ पे यकृत ग्रंथि, तो यकृत ग्रंथि लगभग यहाँ पे ऐसी कुछ है, 2 लोग में बटी हुई ऐसी रहेगी, ठीक है। और ये जो अग्नाशय, देखो यहाँ पे अग्नाशय लिखा है वो नीचे लिखा है, एक्चुअली अग्नाशय जो है नीचे नहीं होता है, अग्नाशय जो है ये ग्रंथि यहाँ पर पाई जाएगी इस तरह से। ये जो अग्नाशय है यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इस तरह की कुछ संरचना, ठीक है, इस तरह की कुछ संरचना ये अग्नाशय की होती है। तो ये अग्नाशय यहाँ पे, तो ये अग्नाशय जो नीचे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो ये अग्नाशय यहाँ पे नहीं पाई जाता है। ये तो किडनी तो इधर कमर में होती है, रीढ़ की हड्डी के बाजू में, कमर में इधर साइड में होती है, यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे इसको दिखा दिया, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक्चुअली यहाँ रहेगा। तो ये यकृत, इसमें एक चीज और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे यहाँ पर, कि ये जो है यकृत ग्रंथि है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको लीवर इंग्लिश में कहा जाता है, लीवर। और ये अग्नाशय जो है इधर आएगी, ठीक है। ये जो अग्नाशय यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये अग्नाशय एक्चुअली देखो, ये अग्नाशय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ये अग्नाशय यहाँ पर भी देखो सेम ऐसी होगा, यहाँ पर भी जो है यहाँ पे लीवर बना देता हूँ और यहाँ पे ये अग्नाशय बना दिया, तो ये हो गया आपका यकृत लीवर, और ये हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय, अग्नाशय। जैसे यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है देखो ये, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये लीवर, और लीवर के जस्ट देखो, लीवर यहाँ पे होता है, ठीक है, लीवर इधर होता है, तो ये यहाँ पे अमाशय होता है। अमाशय के जस्ट पीछे में जो है क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, अमाशय के पीछे में। तो ये अग्नाशय ग्रंथि, अच्छा पित्ताशय, एक और चीज यहाँ पे, पित्ताशय कहाँ होता है, तो पित्ताशय जो है ये कलेजे के साथ में यहाँ पे छोटी सी ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। यहीं पर देखो यहाँ पे रहेगी छोटी सी पित्ताशय, जो है यकृत का जो स्राव है वो काय में, पित्ताशय में आके जमा रहता है। ये हो गया आपका पित्ताशय। पित्ताशय एक तरह की ग्रंथि होती है, क्योंकि वो भी स्राव करती है, क्योंकि जो यकृत है, यकृत का स्राव पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय से स्रावित होता है। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि देखो ये 3 ग्रंथियां जो है, ब्रेन में 3 ग्रंथि थी, ठीक है। कौन कौन सी 3 ग्रंथि, पीयूष, पिनियल और हाइपोथैलेमस। यहाँ गले में देखिए 3 है, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। और देखो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट वाला भाग है, महिलाओं का ब्रेस्ट और पुरुषों का चेस्ट, ठीक है, छाती वाला जो भाग है, उसमें भी 3 ग्रंथि है, प्रमुख 3 ग्रंथि, जैसे पहले यकृत, उसके बाद अग्नाशय और पित्ताशय। तो ये 3 जो मैंने यहाँ बीच में लिखी, दोनों तरफ से मिला दिया, ये जो 3 ग्रंथियां हैं वो कहाँ पर है, यहाँ पे बीच वाले भाग में। देखो 3 ऊपर, 3 गले में और 3 चेस्ट में, 3 तिया 9, यानी 9 ग्रंथियां तो ये हो गई। उसके बाद अपन आते हैं आगे, तो नेक्स्ट ग्रंथि जो है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पे होती है, देखो ये किडनी है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये किडनी है, किडनी के ऊपर वाले भाग में, ये किडनी का जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, दोनों में, पुरुष महिला दोनों में, ये किडनी के ऊपर वाला, 2 किडनी, दोनों किडनी में जो है, किडनी के ऊपर वाले भाग में जो है पाई जाती है, ठीक है।
किडनी के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। इसको अधिवृक ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक, वृक के ऊपर होती है इसलिए इसका नाम है अधिवृक। वृक मतलब किडनी, इसके ऊपर पाई जाती, यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरह से देखो ये 9 हो गई और ये 10 भी हो गई, 9 और ये 10, ठीक है। यहाँ पे तीन 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 अपन ने कर लिया था। यहाँ पे देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर पित्ताशय, तो 3 3 3 9 और ये 10वीं ग्रंथि, तो 10 ग्रंथियां यहाँ पे ये हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रंथि यहाँ पे होती है, पर जो छुट्टी हुई, जैसे जैसे अभी हमने इसके पहले देखा कि 8 एग्जाम्पल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि में थे, 6 एग्जाम्पल पाचन ग्रंथि अपन ने बोले थे, और पाचन के अंतर्गत आमाशय भी आता है, यकृत पित्ताशय आता है। तो 6 7 8 वहां पे 8 और 8 16 हो गई, और उधर पे 2 ग्रंथि अग्नाशय और वो थी, ठीक है। तो इस तरह से 16 17 18 लगभग ग्रंथि जो है ना। तो ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां जो है हमारे शरीर में 15 के आसपास ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है, ठीक है। तो इतनी जो ग्रंथियां हमने देखे 10 ग्रंथियां, ये ऊपर देखो, ये किडनी के ऊपर 10 ग्रंथियां मेल फीमेल दोनों में सेम टू सेम पाई जाती है। जहां ब्रेन में, मतलब ये जो 10 की 10 एक ही स्थान पर, हमारे शरीर महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके एक ही स्थान पर पाई जाती है। जैसे कि मान लो गले में, ब्रेन में, वहीं पे पाई जाती है। ऐसा नहीं कि महिला में किसी और स्थान पे पाई जाती है शरीर के अंदर तो पुरुष में किसी और स्थान पे पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, सेम स्थान। बस एक ही चीज का अंतर है जो पहले ही मैंने बताया, और इस अंतर को यहां ध्यान समझिएगा। एक ही चीज का केवल अंतर है कि जो अंडाशय है वो महिलाओं में पाया जाता है, और जो वृषण है, वृषण भी संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। टेस्टिस 2 होते हैं जिनमें शुक्राणु बनता है, पहले भी हमने बात किया। और अंडाशय भी संख्या में 2। देखो अंडाशय यहाँ पे एक अंडाशय ये होता है, तो दूसरा अंडाशय ये होता है 2, और वृषण भी देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 2 थैली के अंदर पैक रहता है, ठीक है। बस पुरुषों में वृषण जो है शरीर के बाहर थैली में पैक लटके रहते हैं, जबकि अंडाशय में जो है, अंडाशय जो है महिलाओं में वो शरीर के अंदर, मतलब गर्भाशय के बाजू में, ऐसे शरीर के अंदर, यहाँ पे जो अपना पेट का निचला भाग है उसमें अंदर, शरीर के अंदर पाया जाता है, जबकि यहाँ पे बाहर, क्योंकि इनको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो शुक्राणु नहीं बनेंगे, इनका प्रोडक्शन नहीं होगा और वो अपना काम नहीं करेंगे, है ना। और जबकि अंडाशय के लिए अधिक टेम्परेचर में, शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कैसा होता है? ज्यादा होता है। और इसको अंदर अपन रखेंगे, मतलब ये समझ लीजिए कि शुक्राणु के फॉर्मेशन, शुक्राणु के बनने के लिए 37 अंश से कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? कम होना चाहिए। जबकि अंडाशय के बनने के लिए 37 या उसके लगभग या उससे अधिक का टेम्परेचर चलता है। इसलिए शरीर के अंदर है, ये शरीर के बाहर है। तो ये बस एक ग्रंथि लास्ट है, जैसे कि अंडाशय ग्रंथि जो है वो भर अलग है, और यहाँ पे वृषण जो है ये भर। तो एकमात्र ग्रंथि ऐसी जो है जो पुरुषों को महिलाओं से, महिलाओं को पुरुषों से, मेल को फीमेल से अलग करती है, और वो यही है। और जो हमारे अंदर जो कोई और बदलाव बिल्कुल नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि महिला पुरुष में बालों का अंतर होता है, बाल दाढ़ी का अंतर होता है, नाखूनों का अंतर होता है, कि महिलाओं के नाखून ज्यादा लंबे होते हैं, पुरुषों के छोटे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष यदि बाल ना कटवाएं तो उसके बाल भी लंबे हो जाएंगे। महिलाएं यदि थ्रेडिंग ना कराएं, अपनी जो सब मेकअप जो भी है, ब्यूटी पार्लर जाकर के थ्रेडिंग ना कराएं, तो उनकी भी दाढ़ियां जो आ जाएंगी। और यदि वो भी शेविंग करना चालू कर दे ब्लेड के माध्यम से, तो उनकी भी दाढ़ियां जैसे हमारे लड़कों की होती है वैसे हो जाएंगी। तो ये कोई कारण नहीं होता। नाखून लड़के बढ़ा सकते हैं। मेन जो कारण है, हाँ, कुछ आवाज का पतला मोटा होना, ठीक है। और जननांग मेन है, जनन अंग, यानी ये जो ग्रंथि है, जनन कोशिका, जनन ग्रंथि, अंडाशय और वृषण, यही मेन है। और इसी से स्रावित होने वाले हार्मोन की वजह से जो है, इससे निकलने वाले हार्मोन और एंजाइम, क्योंकि ये मिश्रित कोशिका है तो हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो इनसे निकलने वाले, इन दोनों से ही निकलने वाले जो हार्मोन्स और एंजाइम्स है, ठीक है, अंडाशय और वृषण से निकलने वाले हार्मोन, क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि होती है, इसलिए हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करते हैं। इनसे निकलने वाले हार्मोन और एंजाइम, तो इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? मादा में तो एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है ना। यहाँ से जो वृषण से टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। तो इन हार्मोन के कारण ही मर्दों की आवाज भारी, महिलाओं की आवाज पतली, शरीर की बनावट, ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, और एक अलग जो भी कुछ गुण पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होते हैं, वो केवल इन ग्रंथियों के कारण ही होते हैं, और इनसे स्रावित होने वाले एंजाइम और हार्मोन के कारण होते हैं। बाकी सारा सब कुछ सेम होता है महिला पुरुष में, इसलिए महिला और पुरुष में कोई असमानता नहीं है। बस एक ही ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन और एंजाइम के कारण जो अंतर आता है, बस वही अंतर है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रंथियां क्या होती है, और मैं समझता हूं कि ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि के प्रकार, उसके एग्जाम्पल। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथि में, और कौन सी ग्रंथि कहां पर शरीर में पाई जाती है, और शरीर में कितनी ग्रंथियां, 15 से 18 ग्रंथियां होती हैं। वो सारा आपने डिटेल यहाँ पे देखा। हमारे शरीर में 15 से 18
ग्रंथियां होती हैं और कौन कौन सी कहां कहां पे होती है, उसका सारा आपने वर्णन यहाँ पे देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, इसके पहले का भी जो है स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करो। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस सही जानकारी के साथ मैं आपके साथ लाते जाऊंगा, क्लियर कट। ठीक है, सो थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।